बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों हम सीखेंगे कि एरर्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इसके किस टाइप के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इसके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ ही आते हैं। उन्हीं थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ को हम देखते हैं। देखें, सबसे पहले ये देखते हैं कि एरर क्या चीज़ है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जी की जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और हम ये कह रहे हैं कि ये जी की ट्रू वैल्यू है, यानी सी लेवल पे जी की वैल्यू 9.8 है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये जी की ट्रू वैल्यू है। अब किसी स्टूडेंट ने बाय सम एक्सपेरिमेंट जी की वैल्यू को मेजर किया और उसने जी की वैल्यू को बाय एक्सपेरिमेंट जो मेजर किया है, सपोज करते हैं वो 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एमएस मीन मेजर्ड वैल्यू है। यानी उस स्टूडेंट ने किसी भी एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू को मेजर किया है और वो 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। अब ये जो ट्रू वैल्यू है और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में अगर हम डिफरेंस ले लें, यानी ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू कर दें, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? ट्रू वैल्यू कितनी 9.8 माइनस कर देंगे मेजर्ड वैल्यू 9.6, तो आंसर आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो बच्चों 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, ये क्या चीज़ है? यही असल में उस रीडिंग के अंदर आपके पास किसको शो कर रहा है? एरर को शो कर रहा है। तो एरर किसी भी मेजरमेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसकी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें तो उस डिफरेंस को हम किसका नाम देते हैं? एरर का नाम देते हैं। और आप लोगों ने याद रखना है, जो एरर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी किसी भी मेजरमेंट में एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और मेजरमेंट में एरर नेगेटिव भी हो सकता है। यानी एरर्स की दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एरर पॉजिटिव आने का इसके अकॉर्डिंग मीनिंग क्या होगा? अगर इधर से देखें, अगर ट्रू वैल्यू बड़ी थी तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर मेजर्ड वैल्यू ग्रेटर हो जाए तो फिर उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो एरर जो है उसके बारे में याद क्या रखना है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनके एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। एक है कि कॉज ऑफ एरर क्या होते हैं और एक आपके एमसीक्यूज आ सकता है कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होते हैं। यानी कॉज ऑफ एरर और कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी का एमसीक्यूज आ सकता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ एरर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, इनको आप जल्दी से अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, एरर का फर्स्ट काज हो सकता है नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। यानी एक पर्सन है, उसने नेग्लिजेंस शो की है, या वो जो पर्सन है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस है, उसकी वजह से उसकी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहे और एरर का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर वो वाला जो इनइक्वालिटी है या जो एरर है वो पर्सन के इनएक्सपीरियंस होने की वजह से आए, मीन उस पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना ही नहीं आता, यानी पर्सन जो है उसको नेग्लिजेंस शो की है या वो इनएक्सपीरियंस, मीन को वो अगर वर्नियर कैलिपर है वो उसको यूज़ करना ही नहीं आता सही तरह, तो उससे आंसर में वेरिएशन आएगी। तो ये बेसिकली काज होगा एरर का। हम साथ ही अनसर्टेनिटी का काज भी देखते हैं। अनसर्टेनिटी का फर्स्ट काज लिखा हुआ है नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन, या मैंने आगे सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है पर्सन सेंसेस। देखिए, इधर वो पर्सन इनएक्सपीरियंस था, लेकिन काज ऑफ अनसर्टेनिटी में जो पहला लिखा हुआ है कि अगर आंसर चेंज आ रहा है किस वजह से? नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ पर्सन की वजह से, या आप इसको सिंपल क्या कह सकते हैं? पर्सन सेंसेस की वजह से। पर्सन सेंसेस का मीनिंग क्या है? सपोज करें जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसको रीडिंग सही लेना आती है, मीन वो इंस्ट्रूमेंट को सही यूज़ कर सकता है, लेकिन सपोज कर लेते हैं उसकी आई साइट ही वीक है, तो ये उसकी वजह से जो एरर आएगा उस स्पेशल एरर को हम किसका नाम देंगे? अनसर्टेनिटी का काज कहेंगे। यानी पर्सन सेंसेस की वजह से जो एरर आएगा वो कौन सा है? अनसर्टेनिटी है, लेकिन इनएक्सपीरियंस होने की वजह से जो आएगा वो कौन सा काज, किसका काज काउंट होगा? एरर काउंट होगा, सिंपल। इसमें जो दूसरा काज है एरर का वो फॉल्टी अपरेटस है, मीन स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, जिससे आप कोई रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, वो अपरेटस अगर आपका ख़राब हो जाए तो उससे भी डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएंगे। तो ये काज ऑफ एरर होगा। लेकिन अगर हम अनसर्टेनिटी का काज देखें तो इसके मुकाबले में यहाँ पर उसने लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? देखिए, सपोज करें
आपको ये टास्क दिया गया है कि आप अपने हेयर की थिकनेस को, हेयर बहुत थिन होता है, हेयर की थिकनेस को, थिकनेस की बात हो रही, लेंथ नहीं, हेयर की थिकनेस को मीटर रॉड से मेजर करें। तो आप ज़रा खुद सोचो, मीटर रॉड पे जो मिनिमम डिवीजन है वो तो 0.1 सेंटीमीटर की है, तो हेयर की थिकनेस तो 0.1 सेंटीमीटर से मच मोर लेस होती है। तो हेयर की थिकनेस को अगर आप मीटर रॉड से मेजर करना चाहेंगे तो वो आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये आंसर किस वजह से रॉन्ग आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट ख़राब है या लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है? तो इस चीज़ को हम बच्चे कहेंगे कि ये बेसिकली लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। जो मीटर रॉड है वो हेयर की थिकनेस को मेजर ही नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर इतनी स्मॉलर डिवीजन अवेलेबल नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसमें से लिखा है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, यानी जो पर्सन रीडिंग ले रहा है अगर उसने मेथड या टेक्निक यूज़ सही नहीं की तो उससे भी आंसर रॉन्ग आएगा। इनअप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक के मीनिंग क्या है, इसको आप इस डायग्राम से समझें। देखिए सपोज करें यहाँ से उस पर्सन ने रीडिंग लेनी इस पॉइंट की, एक पर्सन इस जगह से उसकी रीडिंग देख रहा है, रीडिंग ले रहा है, एक पर्सन यहाँ से इस रीडिंग को नोट कर रहा है और एक पर्सन बिल्कुल यहाँ से इस रीडिंग को नोट कर रहा है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इस पॉइंट की रीडिंग को ये वाला पर्सन सही नोट कर सकेगा, लेकिन जो पर्सन यहाँ से इसकी रीडिंग को नोट करेगा उसका आंसर भी रॉन्ग होगा, और जो पर्सन यहाँ से इस रीडिंग को नोट करेगा उसका आंसर भी रॉन्ग होगा। मीन इस रीडिंग को नोट करने के लिए ये वाली पोजीशन बेस्ट है जहाँ से एक्यूरेट आंसर आएंगे, लेकिन जो पर्सन यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं हम उनके बारे में कह सकते हैं कि वो इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो उनके आंसर फिर आपके रॉन्ग आएंगे। तो ये कॉज ऑफ एरर था। इसी के साथ अनसर्टेनिटी का काज देखते हैं, इसका काज है इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस में ये आप क्या ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस का सबसे फेमस काज जो है वो टेम्परेचर है। कि सपोज करें आप लोग किसी चीज़ की लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल चेंजेस यानी टेम्परेचर की वजह से, एक इन्वायरमेंटल काज टेम्परेचर बता रहा हूँ, इसमें ह्यूमिडिटी भी आ सकती है, टेम्परेचर भी आ सकता है, देयर आर सो मेनी अदर काजेस। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी आपकी जो मेजरमेंट है वो स्लाइड क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से मेजरमेंट चेंज होगी तो ये भी बेसिकली काज काउंट होगा किसका, अनसर्टेनिटी का। तो अब बच्चों एमसीक्यू आपका क्या आएगा, वो आप स्टेटमेंट लेट से ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज काज ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि 6 ऑप्शन में से ये जो 3 हैं ये काज ऑफ अनसर्टेनिटी हैं और ये वाले काज ऑफ एरर हैं। तो आप इजीली इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि एरर का काज कौन सा है और अनसर्टेनिटी का काज कौन सा बन रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर्स कितनी हैं। एरर की 3 टाइप्स हैं। पंजाब की बुक में उसने एरर की 2 टाइप्स लिखी हुई हैं। पहले जो पंजाब की बुक में है वो हम पढ़ लेते हैं 2 टाइप्स, और फिर जो 3rd टाइप बन सकती है उसकी भी हम बात कर लेंगे। तो एरर की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट टाइप है उसको हम नाम दे रहे होते हैं रैंडम एरर, यानी फर्स्ट टाइप जो है वो रैंडम एरर है। इसका अदर नेम के भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि रैंडम एरर का एक और नेम एक्सीडेंटल एरर भी होता है, और रैंडम एरर को स्टैटिस्टिकल एरर भी कहते हैं, यानी 2 इसके अदर नेम्स हैं। दोनों आपको याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए, एक्सीडेंटल एरर एंड स्टैटिस्टिकल एरर। रैंडम एरर होता क्या बेसिकली, देखिए आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया था। अब जब हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे होते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हम डिफरेंट रीडिंग्स ले रहे होते हैं, और हर रीडिंग में इसका टाइम पीरियड का आंसर थोड़ा बहुत क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। कभी आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है और कभी उस पर्टिकुलर वैल्यू से आंसर कम भी हो रहा होता है। तो जो हम सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहे हैं, और हम लोग जिसका टाइम पीरियड मेजर करते हैं हम लोग सेम रूम में मेजर करते हैं, और बार बार जब मेजरमेंट्स को हम रिपीट करते हैं तो आंसर हर दफ़ा थोड़ा बहुत क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है। तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देते हैं, रैंडम एरर का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। इसमें लिखा है व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी, यानी यहाँ पर आपका क्वांटिटी एग्जांपल में टाइम पीरियड है, हम इसकी मेजरमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, गिव डिफरेंट वैल्यूज़, और अगर आपको वो डिफरेंट वैल्यूज़ दे रहे हो अंडर सेम कंडीशंस, यानी आप लोगों ने कंडीशंस चेंज नहीं की, उसी पेंडुलम के टाइम पीरियड को आप अगेन मेजर कर रहे हैं और अगर आंसर चेंज आ रहा है तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देंगे, रैंडम एरर का नाम देंगे।
अब बच्चों बात ये कि रैंडम एरर किस वजह से आ रहा है। तो जो हमारी पंजाब की बुक है उसमें उसने इसका एक कॉज सिर्फ लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है कि अननोन काज है। लेकिन जो केपी की और फेडरल की बुक्स हैं उसमें उसने लिखा हुआ है कि इसका काज चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है और इसका काज ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। अब अगर आपका एमसीक्यूज आता है कि कॉज ऑफ रैंडम एरर क्या है, कि रैंडम एरर किस वजह से है, तो बच्चों मैंने आपके लिए एमसीक्यूज बना दिया है कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज आ जाए तो अगर इसका ऑप्शन डेल्टा आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप लोगों ने इसका ऑप्शन डेल्टा ही चूज़ करना है। लेकिन अगर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हों और डेल्टा ऑप्शन ना हो, यानी ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन ना हो, तो फिर आप लोगों ने जो प्रेफर करना है वो किसको प्रेफर करना है, अननोन काज को प्रेफर करना है। तो बात याद रखनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ये सारे ऑप्शन लिखे हो और डेल्टा ऑप्शन हो, यानी चेंज इन टेम्परेचर भी हो, ह्यूमिडिटी भी हो और अननोन काज भी हो, तो फिर आप डेल्टा ऑप्शन चूज़ करेंगे अगर ऑल ऑफ अबव होगा। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन नहीं है, इवन ये वाले भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें फिर आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है, अननोन कॉज को आप लोगों ने प्रेफर करना है। जिस तरह बच्चे मैंने बात की ना कि ये जो आपका रैंडम एरर होता है, जिस तरह हम टाइम पीरियड और सिंपल पेंडम की एग्जांपल से इस बात को समझ रहे हैं, तो ये कुछ मेजरमेंट्स में इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है ट्रू वैल्यू से और कुछ मेजरमेंट्स में इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम भी हो रही होती है। मीन इसके अंदर कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए एक और एमसीक्यूज की लाइन याद रखनी है, ये जो रैंडम एरर है, दिस एरर इफेक्ट मेजरमेंट्स अनइक्वली, तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आ जाता है कि रैंडम और एरर जो है उसके बारे में पूछा जाता है वो मेजरमेंट्स को इक्वली इफेक्ट करेगा या अनइक्वली, तो हम कहते हैं ये अनइक्वली इफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ मेजरमेंट्स में इसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है और कुछ मेजरमेंट्स में ट्रू वैल्यू से वैल्यू कम भी हो रही होती है। अब हम बच्चे ये देखते हैं हम इस रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे। मिनिमाइज़ करने के लिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट तो इन 2 पैरामीटर्स के बारे में है, यानी चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में है। देखिए चेंज इन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप जिस लेबॉर्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस लेबॉर्ट्री में जो आपके पास जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखें, यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या और भी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आती हैं वो उस लेबॉर्ट्री में चेंज ना हो, तो इससे आपका काफ़ी हद तक ये एरर मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो पहली रेमेडी ये लिखी है, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल कंडीशन इन लेबॉर्ट्री, यानी लेबॉर्ट्री के अंदर आप जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह को चेंज होने ना दें, ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशन वहाँ पर मेंटेन रखें। लेकिन ज़्यादातर इसकी रेमेडी में एमसीक्यूज में यही वाली बात पूछी जाती है, लेकिन अगेन इसकी एमसीक्यूज के 2 ऑप्शन बन रहे हैं। एक ऊपर वाला ऑप्शन है, चलो मैं इसको ए बोल देता हूँ, ये बी ऑप्शन है। अगर रेमेडी में बोथ का ऑप्शन होगा, अगर रेमेडी में ये दोनों ऑप्शन लिखे होंगे तो फिर बच्चों आप लोगों ने बोथ ऑप्शन चूज़ करना है, यानी अगर इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी होता तो फिर बोथ चूज़ करना है। लेकिन अगर बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ना हो तो फिर आप लोगों ने इस नीचे वाले ऑप्शन को प्रेफर करना है, यानी बोथ ऑप्शन हो, दोनों रेमेडी गिवन हो तो बोथ ऑप्शन होगा। लेकिन अगर बोथ का ऑप्शन ना हो तो फिर आप लोगों ने नीचे वाले मेथड को प्रेफर करना है। नीचे मेथड क्या लिखा हुआ है देखिए, आप लोगों ने बच्चों सबको याद होगा जब आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड लिया था, हम लोगों ने इसकी 3 या 5 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। 3 या 5 टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने इसकी सेवरल रीडिंग्स ली और उन सेवरल रीडिंग्स लेने के बाद आप लोगों ने फाइनल आंसर निकालने के लिए उन सारी रीडिंग्स का एवरेज या मीन कैलकुलेट किया और जो एवरेज या मीन था उसको आप लोगों ने करेक्ट आंसर कंसिडर किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम सेवरल टाइम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और हमारे पास जो आंसर आते हैं एट द एंड हम उनका क्या लेते हैं, एवरेज या मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आंसर हम करेक्ट एज्यूम करते हैं। तो ये दूसरी रेमेडी इसकी यही लिखी हुई है, रिपीटिंग मेजरमेंट सेवरल टाइम्स, यानी इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम मेजरमेंट्स को रिपीट करेंगे नंबर ऑफ़ टाइम्स और उसके बाद क्या करेंगे, बाय टेकिंग मीन ऑफ द मेजरमेंट्स, और एंड पे हम उन मेजरमेंट्स का क्या लेंगे, मीन लेंगे उस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए। तो बच्चे अगर बोथ ऑप्शन हो, ये दोनों हो तो बोथ ऑप्शन है, फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर बोथ ना हो तो फिर आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है, नीचे वाले ऑप्शन को आप लोगों ने प्रेफर करना है। अब बच्चों हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, यानी सेकंड टाइप है सिस्टमेटिक एरर।
सिस्टमेटिक एरर का जो अदर नेम होता है इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। यानी सिस्टमेटिक एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा, फिर इस वजह से हम इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। अब इसके नाम से ज़ाहिर है सिस्टमेटिक एरर को अदर नेम इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एरर होगा वो बेसिकली फिर किस वजह से होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होगा। तो ऐसे एरर को हम किसका नाम देते हैं, सिस्टमेटिक एरर का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में दो बातें मैंने लिखी हैं, द एरर ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस एंड पुअर कैलिब्रेशन, यानी वो वाला एरर जो आपका अपरेटस ख़राब होने की वजह से हो रहा है या उसके अंदर पुअर कैलिब्रेशन की वजह से हो रहा है, ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। मैंने इसके नीचे कुछ काज भी लिखे हैं। ज़ीरो एरर है, यानी इसका काज सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट काज ज़ीरो एरर हो सकता है, इसका काज पुअर कैलिब्रेशन भी हो सकता है, और इसका काज इनकरेक्ट क्या हो सकता है, मार्किंग भी हो सकता है। इनको थोड़ा सा देख लें, इस बात के मीनिंग क्या है। देखिए ज़ीरो एरर का बेसिकली मतलब क्या होता है। सपोज़ करें कि आप लोगों ने अपना वेट मेजर कर रहे हैं और ये ज़ीरो है, यहाँ पर लेट्स से उस पर 5 kg लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 kg है, यहाँ पर 20 kg लिखा हुआ है। अब सपोज़ करते हैं ये इसकी नीडल है, आप लोगों ने अभी तक उस वेट मशीन के ऊपर खड़े नहीं हुए जहाँ से उसने आपका वेट मेजर करना है। अब बच्चों हम देखते हैं कि इस सिस्टमेटिक एरर को आप रिमूव कैसे करेंगे। सिस्टमेटिक एरर को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी स्टैंडर्ड या मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करना है, और उस कंपैरिजन से हम एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेप मैंने लिखे भी हैं आप लोगों के लिए कि हम रेमेडी में क्या करेंगे, इसकी कंपेयर विद सम एक्यूरेट और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और कंपेयर से आप लोगों ने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो करेक्शन फैक्टर है। वो जो करेक्शन फैक्टर आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाला एरर उस वक्त तक वहाँ से रिमूव नहीं होगा जब तक आप उस करेक्शन फैक्टर को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसकी रेमेडी क्या है कि उस फॉल्टी अपरेटस को किसी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करें, कंपेयर करके आप वो करेक्शन फैक्टर निकालें कि वो जो फॉल्टी अपरेटस है उसमें कितने टाइम्स जो रीडिंग्स हैं वो इनएक्यूरेट आ रही हैं। अब उस करेक्शन फैक्टर को आप लोगों ने रीडिंग के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये वाला एरर फिर रिमूव कैसे होगा, हम उस करेक्शन फैक्टर को क्या करेंगे, अपनी मेजरमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। अब जो बच्चे करेक्शन फैक्टर को जब आप अप्लाई करेंगे तो करेक्शन फैक्टर बेसिकली क्या बता रहा है, उस रीडिंग के अंदर जो आप फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं उस रीडिंग के अंदर करेक्शन फैक्टर आपको अमाउंट ऑफ एरर बता रहा है कि आपके पास जो रीडिंग आप लोगों ने ली है उसमें कितना एरर आ रहा है। तो वो जो एरर आ रहा है या वो जो करेक्शन फैक्टर आप लोगों ने कैलकुलेट किए, वो करेक्शन फैक्टर ही असल में हमें क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। तो वो जो करेक्शन फैक्टर या एरर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो वाला एरर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो एरर पॉजिटिव होगा तो बच्चों याद रखना है उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर वो एरर नेगेटिव होगा तो फिर आप लोगों ने उसकी करेक्शन को पॉजिटिव अप्लाई करना है। तो ये बातें याद रखनी कि अगर एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन उसकी माइनस होगी, और अगर एरर नेगेटिव है, एरर नेगेटिव या एरर पॉजिटिव का मतलब क्या है, एरर पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो रीडिंग आप लोगों ने नोट की है वो एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा है। एरर पॉजिटिव का मतलब जो आप लोगों ने रीडिंग नोट की है वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है। तो फिर आप लोगों ने जब उसकी करेक्शन लगानी है तो करेक्शन क्या करेंगे, माइनस करेंगे सो दैट जो एक्स्ट्रा रीडिंग थी वो वहाँ से माइनस हो जाएगी और आपके पास ट्रू रीडिंग आपको मिल जाएगी। इसी तरह एरर नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो आप रीडिंग नोट कर रहे हैं वो एक्चुअल रीडिंग से क्या है, लेस है, और जब आप उस करेक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर उस एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिशन होने के बाद आपकी जो इनकरेक्ट रीडिंग है फिर ट्रू वैल्यू को क्या आ जाएगी, क्लोज आ जाएगी। एक और बच्चे आप लोगों ने बात याद रखनी, मैंने आपको बताया था कि जो रैंडम एरर होता है वो मेजरमेंट्स को अनइक्वली इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ आप लोगों ने एमसीक्यूज में वर्ड देखें, दिस एरर इफेक्ट मेजरमेंट्स इक्वली, यानी ये वाला जो एरर होता है ये मेजरमेंट्स को इक्वली इफेक्ट करता है। तो अगर आपका एमसीक्यू आता है अनइक्वली इफेक्ट तो आप लोगों ने रैंडम एरर चूज़ करना है। अगर इक्वली इफेक्ट की बात करेगा तो फिर आप लोगों ने कौन सा,
सिस्टमेटिक एरर चूज़ करना है। मैंने एक और लाइन आपके लिए लिखी है सिस्टमेटिक एरर में, इट अकर ड्यू टू डेफिनेट रूल, यानी सिस्टमेटिक एरर जो होता है वो डेफिनेट रूल की वजह से एक करता है। और रैंडम एरर के क्या बारे में याद रखना है, बिल्कुल इसके अपोजिट बात कहेंगे कि वो वाला एरर किसी डेफिनेट रूल की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, यानी ये अकर करता है ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। हम लोगों ने देखे हैं इसके फिक्स रूल्स हैं जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। यही वजह है कि ये सारी मेजरमेंट्स को इक्वली इफेक्ट भी करता है, लेकिन रैंडम एरर का कोई डेफिनेट रूल एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा बच्चे, अब थर्ड एरर है पर्सनल एरर। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात क्लियर करते हैं। देखिए, अब अगर आपका एमसीक्यूज आ जाता है कि टाइप्स ऑफ एरर कितनी हैं, तो मैंने शुरू में 3 एरर की टाइप्स लिखी थी, लेकिन पंजाब की बुक में एरर की 3 टाइप्स हैं और केपी के फेडरल की बुक्स या डिफरेंट बुक्स में एरर की 3 टाइप्स हैं। तो फिर हम क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे कि एरर की टाइप्स कितनी हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने याद ही रखना है कि अगर एमसीक्यूज में ये वर्ड यूज़ हो कि मेजर टाइप्स ऑफ एरर कितनी है, यानी क्या वर्ड यूज़ हो, मेजर टाइप्स ऑफ एरर वर्ड यूज़ हो, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन में 2 चूज़ करना है। अगर आता है ना मेजर टाइप्स ऑफ एरर कितनी है, तो आप लोगों ने ऑप्शन में 2 चूज़ करना है। लेकिन अगर आपका एमसीक्यू तो ये आता है कि आप एरर की जनरल बात करता है कि एरर को हम कितनी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं या सिंपल टाइप्स ऑफ एरर पूछ सकता है, तो फिर आप लोग उसका ऑप्शन 3 चूज़ करेंगे। यानी मेजर कीवर्ड है, अगर मेजर टाइप्स पूछेगा तो 2 ऑप्शन होगा, और वो कौन सी 2 टाइप्स हैं, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमेटिक एरर। लेकिन जनरल अगर क्वेश्चन आता है कि एरर कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स या टाइप्स ऑफ एरर का वर्ड यूज़ करता है, तो फिर आप लोगों ने ऑप्शन में 3 चूज़ करना है। तो छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब थर्ड टाइप को देखते हैं। थर्ड टाइप जो है उसे हम पर्सनल एरर कहते हैं। पर्सनल नाम से जाहिर है कि इसका तल्लुक पर्सन के साथ होगा। तो इसके मैंने कुछ काज लिखे हैं। मैं लिखा है दिस एरर ड्यू टू केयरलेसनेस, यानी उस बंदे ने केयरलेसनेस शो की है कि उसने रीडिंग लेते हुए कंसंट्रेट ही नहीं किया उस चीज़ पे। या इसका एक काज ये हो सकता है इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है उसको वो इंस्ट्रूमेंट लेट से स्क्रू गेज से रीडिंग ले रहा है, उसको स्क्रू गेज यूज़ करना ही नहीं आता। और ये भी हो सकता है इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल, कि उसकी जो स्केल की रीडिंग है वो उसने इनकरेक्ट रीडिंग नोट की है, यानी पर्सन जो है उसने इनकरेक्ट रीडिंग को नोट किया है फ्रॉम किससे, स्केल से, ठीक है ना। तो ये इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल जो उसने नोट की है उसकी बात हो रही है कि स्केल से उसने रीडिंग इनकरेक्ट नोट की है। क्योंकि इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल जनरल तो ये फिर सिस्टमेटिक एरर बन जाएगा ना। तो ये इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल उस पर्सन ने जो नोट इनकरेक्ट की है, इन रीजंस की बेस पे जो एरर आएगा उसे हम किसका नाम देंगे, पर्सनल एरर का नाम देंगे। अब जाहिर है ये कि ये वाला सारा एरर जो आया है मेजरमेंट में ये पर्सन की वजह से आया है, तो ये वाला एरर कैसे रिमूव होगा, बाय टेकिंग केयर ड्यूरिंग मेजरमेंट, कि वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक तो ड्यूरिंग मेजरमेंट वो प्रॉपर केयर करे। जब वो केयर करेगा तो ये वाली 2 चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, यानी एक तो वो करेक्ट रीडिंग भी नोट कर लेगा और दूसरा इसकी वजह से जो ड्रॉबैक आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ केयर करके अगर वो रीडिंग लेगा तो ये वाले दोनों इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएंगे। बाकी कौन सा इफेक्ट रह गया, इम्प्रॉपर नॉलेज। और दूसरा इसकी रेमेडी में मैंने ये लिखा हुआ है कि है प्रॉपर नॉलेज अबाउट इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अगर उसको प्रॉपर नॉलेज भी होगा तो वो पर्सनल एरर को ईजिली क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफ़िज़।